नमस्कार दोस्तों। एनडीसी ईडीयू एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक बार हम फिर से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 का जो प्रथम अध्याय है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं हैं, प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मानव भूगोल की जो प्रमुख विचारधाराएं हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर समय के गलियारों में मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव भूगोल में जो विकास हुआ है वो विकास किस प्रकार से हुआ है तथा ये कितने चरणों में हुआ है। तो हम यहाँ पे समय के गलियारों में मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। समय के गलियारों में मानव भूगोल, समय के गलियारों में मानव भूगोल। देखो, हमने विद्यार्थियों मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। पाठ्य पुस्तक में जो 3 परिभाषाएं शामिल की गई हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो हमने पाया कि मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें धरातलीय समाजों एवं मानव के मध्य जो संबंध हैं उन संबंधों के संश्लेषित अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि मानव समय के गलियारों में मानव भूगोल में सबसे पहले हम मानव भूगोल की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल का उद्गम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मानव भूगोल का उद्गम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का उद्गम है उसका प्रारंभ कब से माना जाता है। यानी कि ये जो विषय है इसके विषय की जो प्रारंभ हुआ है उसकी कोई निश्चित तिथि हमारे पास में नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने परिभाषाओं के अंदर पढ़ा था कि मानव भूगोल में धरातलीय समाज, मानव भूगोल में धरातलीय समाज एवं मानव के मध्य, धरातलीय समाज एवं मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव के मध्य जो संबंध हैं इन संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल की जो उत्पत्ति है, मानव भूगोल की जो उत्पत्ति है, मानव भूगोल का जो प्रारंभ है वो हम मानव के जन्म के साथ में ही मानेंगे। मानव के जन्म के साथ में ही मानेंगे, क्योंकि अगर मानव का जन्म नहीं हुआ था, इससे पहले मानव ने जो भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं इनके साथ में अपने संबंध स्थापित नहीं किए थे, और अपने संबंध स्थापित नहीं किए तो उस पहले हम मानव भूगोल की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में मानव भूगोल का उदय मानव के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो गया था। मानव भूगोल का जो उदय है वो मानव के जन्म के साथ में ही प्रारंभ हो गया था। अब हम बात करेंगे कि जो मानव है, मानव भूगोल है, इसका जो उत्पत्ति है वो मानव के जन्म के साथ में ही प्रारंभ हो गई थी। तो प्रारंभिक जो मानव भूगोल के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले मानव की जो प्रौद्योगिकी थी, मानव की जो प्रौद्योगिकी, मानव की प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है? मानव की प्रौद्योगिकी मानव की बुद्धि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानव की बुद्धि को कहा जाता है। तो मानव की बुद्धि का स्तर अत्यंत कमजोर था, अत्यंत कमजोर था। वर्तमान में मानव की बुद्धि का स्तर है वो अत्यंत विकसित हो चुका है। वर्तमान में मानव की बुद्धि का जो स्तर है वो अत्यंत विकसित हो चुका है। अत्यंत कमजोर स्तर था, उस अवस्था को हमने पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में पढ़ा। यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में हमने ये पढ़ा कि मानव की बुद्धि का स्तर था वो अत्यंत कमजोर था। ऐसी स्थिति में आदि मानव जंगलों में निवास करता था। जंगली पेड़ पौधे, जंगली जानवरों के मांस के ऊपर इसका जीवन था वो निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे मानव की बुद्धि का स्तर विकसित हुआ तो उस अवस्था को हमने संभववाद के अंदर पढ़ा, और संभववाद में हमने ये पढ़ा कि जब मानव की बुद्धि का, प्रौद्योगिकी का अत्यधिक विकास हो गया तो मानव ने भौतिक पर्यावरण के तत्वों के साथ में अन्योन्य क्रिया की, अपने संबंध स्थापित किए, और इसके साथ में ही उन्होंने संबंध स्थापित किए तथा नई संभावनाओं को जन्म दिया, नई सांस्कृतिक बुद्धर्षों का निर्माण किया, जिस कारण हम इसे संभववाद के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं समय के गलियारों में मानव भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले यह है कि समय के गलियारों में मानव भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो मानव भूगोल की जो उत्पत्ति है उस समय की बात करते हैं तो उस समय मानव कबीलों में रहता था। उस समय मानव झुंड में रहता था। यानी कि प्रारंभ में मानव एक जानवर के समान था और वो किस में रहता था? वो झुंडों में रहता था। और मानव
एक कबीले से दूसरे कबीले के मध्य अनजान था। मानव का जो एक कबीला था, एक कबीले से दूसरे कबीले के मध्य अनजान था। एक कबीले से दूसरे कबीले के मध्य अनजान था। यानी कि आज का मनुष्य है वो हर एक चीज़ के बारे में जानता है। एक यहाँ पर बैठे ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सा देश है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन पहले का जो मनुष्य था, यानी कि अगर इनका जो झुंड के रूप में रहता था, एक कबीले से दूसरा कबीला था, उससे वो बिल्कुल अनजान थे। वो उससे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रखते थे, क्योंकि उस समय मानव के पास में इतनी समझ नहीं थी कि वो एक कबीले से जाकर दूसरे कबीले के मध्य अपनी जानकारी निकाले। लेकिन वर्तमान में प्रौद्योगिकी विकास हो चुका है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक, यानी कि आधुनिक मानव भूगोल की बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति के बाद में, औद्योगिक क्रांति के सफल होने के बाद में आधुनिक जो मानव भूगोल है होने के बाद में आधुनिक जो मानव भूगोल है इसका विकास हुआ है। और आधुनिक मानव भूगोल का विकास है, इससे 6 भागों में बांटा गया है। यानी कि समय के गलियारों में मानव भूगोल है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे टोटल 6 भागों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे प्रत्येक भाग में। पहला जो भाग है वो है आरंभिक उपनिवेश युग। पहला जो भाग है वो कौन सा है? आरंभिक उपनिवेश युग है। दूसरा जो भाग है वो है उत्तर उपनिवेश युग। दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? उत्तर उपनिवेश युग है। तीसरा जो भाग है वो तीसरा भाग है अंत या अंतर्युद्ध, अंतर्युद्ध की अवधि 1930 का दशक, अंतर्युद्ध की अवधि 1930 का दशक। चौथा जो है वो 1950 के दशक के अंत से 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, 1960 के दशक के अंत तक। इसके बाद में पांचवा जो है वो है 1970 का दशक, और छठवां है 1990 का दशक। यानी कि समय के गलियारों में मानव भूगोल का जो विकास है इसे प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा गया है। पहला है आरंभिक उपनिवेश युग, दूसरा है उत्तर उपनिवेश युग, तीसरा है अंतर्युद्ध की अवधि 1930 का दशक, चौथा है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, और पांचवा है 1970 का दशक, और छठवां है 1990 का दशक। तो समय के गलियारों में हम मानव भूगोल के इन 6 पार्ट्स के बारे में, इन 6 भागों में, इन 6 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन अवस्थाओं के अंदर मानव भूगोल का विकास हुआ है। सबसे पहले हम जिस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे यह अवस्था है आरंभिक उपनिवेश युग। आरंभिक उपनिवेश युग है, इसे अन्वेषण या खोज, अन्वेषण व विवरण का काल भी कहा जाता है। आरंभिक उपनिवेश युग को किसके नाम से जाना जाता है? अन्वेषण एवं विवरण के काल के नाम से जाना जाता है। यहां पर अन्वेषण से तात्पर्य खोज से है। अन्वेषण से तात्पर्य किससे है? खोज से। अगर हम आरंभिक उपनिवेश युग की बात करते हैं तो ये समय 15वीं शताब्दी के आसपास का है। 15वीं शताब्दी के आसपास का जो समय है, इस समय को अन्वेषण व विवरण के काल से नाम से जाना जाता है। इसे आरंभिक उपनिवेश युग के नाम से भी जाना जाता है। 15वीं शताब्दी के अंदर क्या था कि जो यूरोपियन साम्राज्य शक्तियां थी, क्योंकि विश्व के लगभग सभी देशों को अपना उपनिवेश बनाया, तो कौन से साम्राज्य शक्तियों ने बनाया? तो वो बनाया यूरोपीय साम्राज्य शक्तियों ने। तो इस समय में जो भी खोज किए गए, जो भी इन्वेशन किए गए, वो कौन से साम्राज्य शक्तियों के द्वारा किए गए? यूरोपियन साम्राज्य शक्तियों के द्वारा किए गए। यूरोपियन साम्राज्य शक्तियों के द्वारा जो अन्वेषण व खोज किए गए वो किसके लिए किए गए थे? वो खोज और वो जो खोज किए गए थे, इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला प्रमुख कारण था साम्राज्य के विस्तार के लिए। पहला प्रमुख कारण था साम्राज्य के विस्तार के लिए।
और दूसरा प्रमुख कारण था व्यापार के लिए। यानी कि ये जो आरंभिक उपनिवेश युग है इसे अन्वेषण एवं विवरण का काल कहा जाता है। यह 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय साम्राज्य शक्तियां थी उन्होंने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की खोज की, और विभिन्न क्षेत्रों की जो खोज की विश्व के, उन खोज करने का प्रमुख कारण क्या था? एक तो साम्राज्य का विस्तार, दूसरा था व्यापार के लिए। इस समय के जो क्षेत्र थे इन सभी क्षेत्रों का जो अध्ययन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया, क्षेत्रों का अध्ययन जो भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया, वो विश्व ज्ञान कोशीय रूप में किया गया, विश्व ज्ञान कोशीय रूप में किया गया। यानी कि सभी जो खोजें की गई उनका किसके संदर्भ में अध्ययन किया गया? उनका विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया गया। तो ये मानव भूगोल के इतिहास के विकास की पहली अवस्था है आरंभिक उपनिवेश युग, जिसे अन्वेषण एवं विवरण का काल कहा जाता है। इसकी अन्वेषण से तात्पर्य खोज से है। 15वीं शताब्दी यानी कि 15वीं शताब्दी में ये काल पूर्ण रूप से सामने आया, जब यूरोपीय साम्राज्य शक्तियों के द्वारा साम्राज्य के विस्तार के लिए और व्यापार के लिए विश्व के नए नए क्षेत्रों की खोज की गई, और क्षेत्रों का अध्ययन है वो भूगोलवेत्ताओं के द्वारा विश्व ज्ञान कोशीय अध्ययन के रूप में किया गया। जैसे मान लीजिए कि इसी अन्वेषण एवं खोज के अंदर हम देख सकते हैं कि वास्को डी गामा के द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई। ये इसी काल का वाम है, 15वीं शताब्दी का समय है कि वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में किसकी खोज की गई? भारत की खोज की गई। जो कंपटीशन एग्जाम है इसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस है, उनके द्वारा 1492 ईस्वी के अंदर अमेरिका की खोज की गई। किसकी खोज की गई? अमेरिका की खोज की गई। और क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा था? अमेरिका पड़ा था। तो अमेरिका की खोज की गई 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, जिसे नई या तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। इस प्रकार से यह पहली अवस्था थी जिसे आरंभिक उपनिवेश युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हम दूसरी अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरी अवस्था है उत्तर उपनिवेश युग। दूसरी अवस्था है, उस अवस्था की बात करते हैं तो दूसरी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? उत्तर उपनिवेश युग है। उत्तर उपनिवेश युग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो अवस्था है इस अवस्था को हम प्रादेशिक विश्लेषण के काल के नाम से जानते हैं। इस अवस्था को हम किसके नाम से जानते हैं? इस अवस्था को हम प्रादेशिक विश्लेषण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रादेशिक विश्लेषण के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तुलना करने के लिए, पृथ्वी के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तुलना करने के लिए संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी होना आवश्यक है। संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी होना आवश्यक है। पृथ्वी के किसी एक प्रदेश की जानकारी के लिए हम पृथ्वी के एक क्षेत्र की, एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से तुलना करेंगे तो वो हम तब ही कर पाएंगे जब हमारे पास में संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी होगी। मान लीजिए कि हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में एक भौतिक प्रदेश की दूसरे भौतिक प्रदेश से तुलना करेंगे। जैसे अगर हम भारत के एक भौतिक प्रदेश की दूसरे भौतिक प्रदेश से तुलना करेंगे तो सबसे पहले हमें संपूर्ण भारत की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि भारत को भौतिक रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो हमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, थार के मरुस्थल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, द्वीप समूह के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और समुद्र तटीय सीमा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे
पास में ये सभी जानकारियां हैं तो हम भारत के एक भौतिक प्रदेश से दूसरे भौतिक प्रदेश की तुलना कर सकते हैं। और इसमें भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि उत्तर उपनिवेश युग है, इसे प्रादेशिक विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी के एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से तुलना करने के लिए हमें संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी हमारे पास में होना जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत से। पहले हम बात करेंगे अंतर्युद्ध की अवधि 1930 का दशक। अंतर्युद्ध की अवधि 1930 के दशक से तात्पर्य है ये वो समय है, ये वो उन दो महायुद्धों के बीच का समय है जब 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा 1939 से 1945 के मध्य दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इन दोनों के मध्य का जो समय है 1930 का दशक है, इसलिए इसे ये कहा गया है कि अंतर्युद्ध की अवधि या अंतर्युद्ध की अवधि 1930 का दशक। इसे अंतर्युद्ध यानी कि दो महायुद्धों के मध्य का समय 1930 का जो दशक था, उस समय मानव भूगोल के विकास में क्या प्रक्रिया चल रही थी, ये जो तीसरी अवस्था है, तीसरी प्रक्रिया है, इस समय जो प्रमुख रूप से कार्य चल रहा था वो था क्षेत्रीय विभेदन। वो क्या था? क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन से तात्पर्य है पृथ्वी के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करना। पृथ्वी के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करना। पृथ्वी के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करना। तो ये था क्षेत्रीय विभाजन। अंतर्युद्ध की अवधि 1930 का दशक, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध यानी कि 1930 के दशक के मध्य का जो काल है, इसे क्षेत्रीय विभेदन के काल के नाम से जाना जाता है। इसमें पृथ्वी के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के मध्य की तुलना की जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय विभेदन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करना ही क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है। इसके बाद में अगली हम अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, यानी कि ये एक ऐसा समय था जब संपूर्ण विश्व था वो दूसरा विश्व युद्ध था उसको देख चुका था, और उसके बाद में संपूर्ण विश्व के अंदर किस प्रकार के मानव भूगोल में परिवर्तन हुए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक का ये जो समय है, इसे स्थानिक संगठन के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से भी जाना जाता है? इसे स्थानिक संगठन के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से भी जाना जाता है? इसे स्थानिक संगठन के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानिक संगठन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस समय सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कंप्यूटर शिक्षा, इसके अलावा मानचित्र, गणित में सांख्यिकी का प्रयोग, तथा मानवीय परिघटनाओं का वर्णन भौतिक नियमों के आधार पर किया जाने लगा। भौतिक नियमों के आधार पर किया जाने लगा। तो यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कंप्यूटर शिक्षा, मानचित्र, गणित में सांख्यिकी का प्रयोग, मानवीय परिघटनाओं का वर्णन भौतिक नियमों के आधार पर किया जाने लगा। ये कौन सी अवस्था में किया जाने लगा? ये स्थानिक संगठन में किया जाने लगा, जो मानव भूगोल के विकास की चौथी अवस्था है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक। इसके बाद में हम पांचवी अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। पांचवी अवस्था है 1970 का दशक। पांचवी अवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पांचवी अवस्था है 1970 का दशक।
1970 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो 1970 का जो दशक है, 1970 का दशक, 1970 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो इसे मात्रात्मक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1970 के दशक को किसके नाम से भी जाना जाता है? 1970 के दशक को मात्रात्मक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि और अमानवीय रूप से मानव भूगोल के अध्ययन के चलते 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ था। ये 3 विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा थी लोक कल्याणकारी विचारधारा, पहली विचारधारा थी लोक कल्याणकारी विचारधारा, दूसरी विचारधारा थी रेडिकलवादी विचारधारा, और तीसरी विचारधारा थी रेडिकलवादी विचारधारा, और तीसरी विचारधारा थी वो थी व्यवहारवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा। तो इस प्रकार से ये जो 3 विचारधाराएं हैं, इन 3 विचारधाराओं को जो जन्म हुआ वो मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि और अमानवीय रूप से मानव भूगोल के अध्ययन के चलते हुआ। इनमें सबसे पहली जो विचारधारा है, ये विचारधारा है लोक कल्याणकारी विचारधारा। लोक कल्याणकारी विचारधारा है, इस विचारधारा को मानवतावादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कौन सी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है? इसे मानवतावादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोक कल्याणकारी व मानवतावादी विचारधारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विचारधारा लोक कल्याण पर आधारित है। ये विचारधारा किस पर आधारित है? ये विचारधारा लोक कल्याण पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, जिनमें भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छ जल व आवास का उपलब्ध होना जरूरी है, वह आवास का उपलब्ध होना जरूरी है। यानी कि मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि के कारण और अमानवीय रूप से मानव भूगोल के अध्ययन के चलते 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ था, जिसमें पहली विचारधारा थी लोक कल्याणकारी विचारधारा। इसे मानवतावादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। यह विचारधारा लोक कल्याण पर आधारित थी। इस विचारधारा के अंदर सभी प्रकार के जो मनुष्य हैं उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, जिनमें भोजन है, वस्त्र है, शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वच्छ जल है, वह आवास है, ये सब उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये विचारधारा लोगों के कल्याण पर आधारित है तथा लोगों की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाने के लिए ये विचारधारा जोर देती है। इसके बाद में हम दूसरी विचारधारा की बात करते हैं, तो इस विचारधारा को हम जो है रेडिकलवादी विचारधारा, दूसरी विचारधारा कौन सी है? रेडिकलवादी विचारधारा। रेडिकलवादी विचारधारा है, इसे आमूलवादी विचारधारा भी कहा जाता है। इसे कौन सी विचारधारा भी कहा जाता है? इसे आमूलवादी विचारधारा भी कहा जाता है। यह विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। किसके विचारों पर आधारित है? कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है, जिस कारण इसे मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्यारे विद्यार्थियों, आ सकता है कि रेडिकलवादी विचारधारा है, इसे मार्क्सवादी विचारधारा क्यों कहा जाता है? तो सीधा सा जवाब है क्योंकि ये कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। इस विचारधारा में किस चीज पर जोर दिया गया है? ये विचारधारा ये मानती है कि समाज अमीर व गरीब 2 वर्गों में बटा हुआ है। समाज अमीर व गरीब 2 वर्गों में बटा है, जिसमें अमीर लोग हैं वो बहुत ही कम है। यानी कि विश्व के जो भी संसाधन है, इन संसाधनों पर अधिकार किनका है? अमीर लोगों का है, और वो बहुत ही कम लोगों के पास में है, जबकि गरीब लोग हैं इनकी संख्या काफी अधिक है। गरीब लोगों की संख्या काफी अधिक है। तो इस विचारधारा के अनुसार कार्ल मार्क्स ये चाहते हैं कि जो समाज के अंदर ये अमीर और गरीबी की खाई बढ़ रही है, इसको समाप्त कैसे किया जाए? इसको समाप्त करने के लिए मार्क्स ये चाहते हैं कि एक अलग समाज की स्थापना हो, जिसे सर्वहारा समाज कहा। यानी कि कार्ल मार्क्स क्या चाहते हैं कि सर्वहारा समाज की स्थापना हो तथा इस समाज के अंदर जो संसाधन है, यानी कि जो संसाधन है, इन संसाधनों का बंटवारा सभी व्यक्तियों के मध्य समान हो, सभी व्यक्तियों के मध्य समान हो।
तो रेडिकलवादी विचारधारा या आमूलवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? ये विचारधारा कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है और ये विचारधारा चाहती है, ये समाज से जो निर्धनता है उसको समाप्त करना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका लक्ष्य क्या है इस विचारधारा का, वो विचारधारा का प्रमुख लक्ष्य यह है कि ये समाज से जो निर्धनता है, इस निर्धनता को पूर्णतः क्या करना चाहती है? समाप्त करना चाहती है। ऐसी स्थिति में कार्ल मार्क्स ने ये बताया कि जो समाज है ये दो वर्गों में बटा हुआ है, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। यानी कि विश्व के जो संसाधन है, इन संसाधनों पर बहुत ही कम लोगों का अधिकार है और वो लोग कैसे हैं? अमीर है, तथा बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन संसाधनों से वंचित हैं और जो इन संसाधनों से वंचित लोग हैं वो गरीब है। ऐसी स्थिति में समाज में ये जो अमीर और गरीब की खाई है, इसको समाप्त करने के लिए वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें जो संसाधन मौजूद हैं, इन संसाधनों का बंटवारा समाज में सभी व्यक्तियों के मध्य समान हो, जिस कारण ना कोई गरीब रहेगा और ना कोई अमीर रहेगा। इसलिए ऐसे समाज को कौन सा समाज कहा जाता है? सर्वहारा समाज कहा जाता है। हालांकि कार्ल मार्क्स एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन आज तक कार्ल मार्क्स का ये जो समाज है वो एक काल्पनिक समाज ही रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब अमीर और गरीब है, इनकी मध्य की खाई समाप्त हो जाएगी और सभी संसाधनों का बंटवारा है वो सभी लोगों के मध्य समान से हो जाएगा। और ये जो अमीर और गरीब के मध्य की जो खाई बढ़ी है वो केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण बढ़ी है। कौन सी अर्थव्यवस्था के कारण बढ़ी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण बढ़ी है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे अगली विचारधारा को, जिसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा की अगर हम बात करते हैं तो व्यवहारवादी विचारधारा है, इसका जनक वाटसन को कहा जाता है। व्यवहारवादी जो विचारधारा है इसका जनक किससे कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। और वाटसन ये बताने का, व्यवहारवादी विचारधारा में ये बताने का प्रयास किया जाता है कि समाज में निवास करने वाले लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए तथा लोगों के साथ में जाति, धर्म, लिंग, आयु व व्यवसाय के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि व्यवहारवादी वह विचारधारा है जिसका जनक वाटसन को कहा जाता है। इस विचारधारा में यह बताया गया है कि समाज में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के पास में साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके साथ में जाति है, धर्म है, लिंग है, आयु है, शिक्षा है, व्यवसाय है आदि किसी के आधार पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो ये तीन प्रमुख विचारधाराएं थी जो 1970 के दशक के अंत में, यानी कि मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि और अमानवीय रूप से मानव भूगोल के अध्ययन के चलते इन तीन विचारधाराओं का विकास हुआ है। एग्जाम में भी काफी बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले अवस्था के बारे में। समय के गलियारों में जो छठवीं अवस्था है मानव भूगोल की, वो है प्यारे बच्चों उत्तर आधुनिकवाद, 1990 का दशक। 1990 का जो दशक है प्यारे बच्चों, इसे उत्तर आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। इसे उत्तर आधुनिकवाद के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि तो छठवीं जो विचारधारा है वो कौन सी है? 1990 का दशक। 1990 का दशक, 1990 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो इसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे उत्तर आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे उत्तर आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। उत्तर आधुनिकवाद का जो समय है, इस समय के अंदर कौन सी घटनाएं घटित हुई? इस समय की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर आधुनिकवाद इस अवस्था तक आते आते, इस समय तक आते आते, इससे पहले की जो अवस्थाएं आई उनमें मानव भूगोल के तथ्यों का तथ्य
इसमें जो मानव भूगोल के तथ्य थे, तथ्यों का था, इस अवस्था में तथ्यों की आलोचना हुई। यानी कि अब तक की जो 5 अवस्थाएं थी, इनमें जो मानव भूगोल के तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, इनकी उत्तराधुनिकवाद के समय क्या हुई, आलोचना हुई। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल के जो प्राचीनतम तथ्य थे, उनके ऊपर सवालिया निशान उठाए गए कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ है, इसके कारण क्या थे। तो ऐसी स्थिति में सवालिया निशान उठाए गए। तो अब भूगोलवेताओं ने क्या किया कि जो मानव भूगोल का अध्ययन था, वो एक क्षेत्र विशेष के आधार पर करने लगे। मानव भूगोल का अध्ययन किसके आधार पर करने लगे, एक क्षेत्र विशेष के आधार पर करने लगे। इस प्रकार उत्तर आधुनिकवाद से हम समझते हैं कि 1990 के दशक को उत्तर आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल के तथ्यों की आलोचना हुई, या इससे पहले की अवस्था में मानव भूगोल के जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए उन पर सवालिया निशान उठे। तो मानव भूगोल के जो भूगोलवेता थे, उन्होंने अब अध्ययन का एक क्षेत्र विशेष को आधार बना लिया, यानी कि जिस क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे उसी के आंकड़े सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि कोई लोग इनकी आलोचना नहीं कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमने मानव भूगोल की जो 6 अवस्थाएं हैं, इन 6 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। अपना जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको आप लाइक करें, अधिक से अधिक अपने जो साथी हैं उनके पास में शेयर करें, ताकि सभी अपना जो एनडीसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसमें जो लाभ विद्यार्थियों को पहुंचाया जा रहा है, उससे लाभ को प्राप्त करें। धन्यवाद।